नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोथेरेप्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है फार्माकोथेरेप्टिक्स इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्टिक्स, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जिट एग्जामिनेशन के रिलेटेड, उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, द वर्ड रैशनल मीन्स। तो रैशनल इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सेंसिबल, बी परसेप्टिव, सी लॉजिकल, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से रैशनल इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर हमें देखना है। तो सेंसिबल, जैसे हम बोलते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का रैशनल यूज़ होना चाहिए, मतलब सही यूज़ होना चाहिए। तो रैशनल में क्या क्या आता है, जैसे सेंसिबल हो गया। तो सेंसिबल मतलब अगर कोई मेडिसिन का यूज़ कर रहा है तो उसको उस मेडिसिन की समझ होनी चाहिए, वो समझदार होना चाहिए, ये एक हो गया। परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब जिसको अनुभव हो उस चीज़ का, उसके पास ज्ञान हो, उसको अनुभव हो। देन नेक्स्ट है लॉजिकल, अगर वो कोई भी चीज़ मतलब सोच रहा है तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, रैशनली, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड हो गया तो वो एक लॉजिक लगाए। तो ये तीनों जो वर्ड है ये रैशनल इस वर्ड को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों वर्ड के लिए रैशनल ये एक वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, द प्रिस्क्राइबर शुड हैव फॉलोइंग एम्स। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में कुछ एम्स दिए गए हैं, उनमें से प्रिस्क्राइबर के ये एम्स होने चाहिए ऐसा बोला गया है। तो कौन से एम्स होने चाहिए वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, बी मिनिमम रिस्क, सी मिनिमाइज कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर कौन है? डॉक्टर, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो है प्रिस्क्राइबर। तो प्रिस्क्राइबर के एम क्या होने चाहिए? सबसे पहला दिया गया है मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। अगर किसी भी पेशेंट को वो ट्रीट कर रहा है तो जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेगा वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मैक्सिमम इफेक्टिव होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये उसका एम होना चाहिए। दूसरा है मिनिमम रिस्क, अगर वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि जो भी रिस्क है वो कम से कम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। मिनिमाइज कॉस्ट, तो मिनिमाइज कॉस्ट बोला गया है, तो प्रिस्क्राइबर का ये भी एक एम होना चाहिए कि जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहनी चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट है वो उसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली नहीं लेते, इसीलिए कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो, कम हो, ये भी एक एम होना चाहिए प्रिस्क्राइबर का। डी ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है, तो ये तीनों चीजें, ये तीनों एम होने चाहिए प्रिस्क्राइबर के, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रैशनल ड्रग यूज इज। तो रैशनल ड्रग यूज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है वो यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फिजिशियन एजुकेशन, बी पेशेंट एजुकेशन, सी लैबोरेटरी डाटा कलेक्शन, डी प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स। सबसे पहला फिजिशियन एजुकेशन बोल रहा है, तो फिजिशियन को एजुकेशन होना ही चाहिए ड्रग्स से रिलेटेड, जो भी ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है लेबोरेटरी डाटा कलेक्शन, ये डिसीज से रिलेटेड होता है तो ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन डी है प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, वो कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रैशनल ड्रग के यूज़ के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो है प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, ऑप्शन नंबर डी, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स। पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी होता है, फिजिशियन एजुकेशन भी ज़रूरी होता है, पर उससे भी ज़्यादा ड्रग्स कौन से प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ज़रूरी होता है रैशनल यूज़ के रिलेटेड। जो भी ड्रग होते हैं उनके रैशनल यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, ये हो गया। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, NELM स्टैंड फॉर। तो NELM का फुल फॉर्म यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, बी नेशनल लिस्ट ऑफ इजी मेडिसिन, सी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मार्केट, डी नन ऑफ द अबव। तो NELM का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो यहाँ पर इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट दी रहती है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5,
रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग रैशनल डिस्पेंसिंग। तो रैशनल डिस्पेंसिंग हो ये इंश्योर करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है इस चीज़ में, कि जो भी मेडिसिन डिस्पेंस हो रही हो किसी भी पेशेंट को वो रैशनल तरीके से हो रही हो। तो इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या आता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए प्रोक्यूरमेंट, बी डिस्ट्रीब्यूशन, सी पेशेंट काउंसलिंग, डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है वो रैशनल तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इंश्योर करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा। तो ऑप्शंस में जैसे हम प्रोक्यूरमेंट, तो प्रोक्यूरमेंट ये एक रोल होता है फार्मासिस्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक रोल होता है। और पेशेंट काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये पेशेंट के लिए एक टाइप का एजुकेशन होता है कि मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से रैशनल यूज़ करना है मेडिसिन का। तो ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों रोल होते हैं फार्मासिस्ट के। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। Drug that satisfy the priority healthcare need of majority of the population are called। तो ऐसे ड्रग्स जो कि सेटिस्फाई करते हैं, पूरी करते हैं, क्या पूरी करती है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड। प्रायोरिटी मतलब जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर भी बोल सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर नीड जो होती है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की जो नीड होती है, प्राइमरी नीड होती है, उसको सेटिस्फाई करती है। ऐसे ड्रग्स को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रैशनल मेडिसिन, बी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सी इसेंशियल मेडिसिन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड जो है वो पूरी करती है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उनको इसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है, जो कि इसेंशियल होते हैं। इनके नाम से ही देखिए इसेंशियल मेडिसिन मतलब जो इसेंशियल है, ऐसे मेडिसिन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड जो होती है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की वो सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसेंशियल मेडिसिन। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 7। In 1996 national list of essential medicine of India consisting डैश मेडिसिन। तो 1996 में जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है हमारे इंडिया की, उसमें कितने मेडिसिन थे ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 354, बी 279, सी 347, डी 348। तो इनमें से कितने मेडिसिन जो है वो नेशनल इसेंशियल लिस्ट में इंक्लूड थे 1996 में। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 279 मेडिसिन जो है वो इंक्लूड थे हमारे इंडिया की जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है उसमें 1996 में। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 279 ये आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8। What are the key features of successful STG manual? तो सक्सेसफुल STG मैनुअल की फीचर्स क्या है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। STG मैनुअल मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के सक्सेसफुल होने के की फीचर्स क्या है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सिंप्लिसिटी, बी क्रेडिबिलिटी, सी रेगुलर अपडेटिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सिंप्लिसिटी ये किसका की फीचर हो गया, क्रेडिबिलिटी ये भी एक इसका की फीचर हो गया, और रेगुलर अपडेटिंग क्योंकि ये रेगुलर अपडेट होती रहती है तो ये भी इसका एक की फीचर हो गया। और यही की फीचर्स है जो कि सक्सेसफुल बनाती है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ EBM। EBM मतलब क्या होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है वो यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बेस्ट रिसर्च एविडेंस, बी क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, सी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, डी पेशेंट वैल्यू। तो इनमें से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। बेस्ट रिसर्च एविडेंस ये एक होता है कंपोनेंट। क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होते हैं। ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, पेशेंट वैल्यू देखी जाती है जब भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये क्यों बनाए जाते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट को वैल्यू दी जाती है, पेशेंट के बारे में सोचा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन बना ली और उठा के दे दी पेशेंट को, इससे उनकी हेल्थ के ऊपर रिस्क रहता है। इसलिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ही यूज़ किया जाता है जो कि एविडेंस प्रोवाइड करती है कि वो सेफ़ है, बिल्कुल भी सेफ़ है, या फिर अगर कोई रिस्क होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो उस तरीके से मेंशन करते हैं और बहुत ही माइनर से होते हैं।
तो ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है इसका अगर हम कंपोनेंट देखें तो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय मीन्स ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो ड्रग के हेल्प से जो डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फार्माकोकाइनेटिक, बी फार्माकोथेरेप्टिक, सी फार्माकोडायनेमिक एंड डी फार्माकोजेनेटिक्स। तो ड्रग्स की हेल्प से डिसीज को ट्रीट करना, इसका मतलब होता है फार्माकोथेरेप्टिक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोथेरेप्टिक्स। फार्माकोकाइनेटिक मतलब एडीएमई, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, मतलब कौन से इफेक्ट दिखाता है, किस तरीके से इफेक्ट शो करता है। फार्माकोजेनेटिक्स मतलब ये जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, यहाँ पर जेनेटिक स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस होते हैं। उनमें से फार्माकोथेरेप्टिक्स ये ऐसी ब्रांच है जिसमें ड्रग्स की हेल्प से डिसीज को ट्रीट किया जाता है, उसको हम फार्माकोथेरेप्टिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फार्माकोथेरेप्टिक्स इस चैप्टर के एमसीक्यूज हो गए। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।